जिस विषय को लेकर के हम आप लोगों के सामने आज आए हैं उस विषय पर बात करते हैं। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश को घसीटते हुए एक विनाश की ओर ले जा रहे हैं? जैसा कि इतिहास में कहा जाता है कि एक कोई नवाब था जिसका नाम था मोहम्मद तुगलक। तो आज इस देश की सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ मोदी बिन तुगलक अपने उसी तुगलकी अंदाज में देश को घसीटते हुए विनाश की ओर ले जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता? मुझे लगता है। यह मेरा पहला विषय है, यह मेरी पहली सोच है जिसे मैं आपके सामने डेवलप करूंगा। कैसे कैसे आपका किस तरह से आपका प्रधानमंत्री उर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस देश की जनता को घसीटते हुए मौत के कगार पर लेके जा रहा है, विनाश के कगार पर लेके जा रहा है, विनाश की ओर धकेलते हुए, धक्का देते हुए लेके जा रहा है। अपने तुगलकी अंदाज में अपने निर्णयों के लिए जाना पहचाना नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस देश के लिए विनाश पुरुष बनता जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता? और दूसरी बात, क्या आपको नहीं लगता कि यह देश फिर से एक बार ये भारत माता, जिसे आप और हम मां कहते हैं, भारत माता, आपकी हमारी भारत माता, फिर से एक बार गुलामी की जंजीरों में जकड़ने जा रही है? गुलामी की उसी जंजीरों में जकड़ने जा रही है मेरे दोस्तों, जिस गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए 7.5 लाख लोग, राजीव भाई भी कहते थे, आप भी जानते हैं कि 7.5 लाख क्रांतिकारियों ने सीधे अपने प्राणों की आहुति दी, शहीद हुए। और न जाने अनऑफिशियली, ये तो अंग्रेजों के रिकॉर्ड के अनुसार, जो आपको हासिल है, हमको हासिल है, उसके अनुसार 7.5 लाख क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। न जाने उस गुलामी के अत्याचार में न जाने कितने करोड़ लोग पिस गए होंगे, शिकार हुए होंगे। न जाने कितने करोड़ लोग उस गुलामी की जंजीरों को सह नहीं पाए होंगे। उस गुलामी में माताओं बहनों के साथ अत्याचार हुआ होगा। न जाने कितनी यातनाएं ये देश और इस देश की जनता, आपकी भारत माता और आपकी भारत मां की संतानों को न जाने कितनी त्रासदियां सहनी पड़ी होंगी। आप जरा अंदाजा लगाइए मेरे दोस्तों, हजारों साल की गुलामी, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हजारों साल यह देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा है। बड़े जद्दोजहद के बाद, बड़ी लड़ाइयों के बाद, और सीधे ये रिकॉर्ड तो आपको अंग्रेजों से लड़ने की है। अंग्रेजों से, सिर्फ मात्र अंग्रेजों से भारत को आजाद कराने के लिए 7.5 लाख लोग अपने प्राणों की आहुति दी। न जाने कितने करोड़ लोग उस त्रासदी को झेल नहीं पाए। कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कितने लोगों ने अपने मर्यादा को बचाने के लिए जौहर का रास्ता अपनाया। न जाने कितने लोग। अब आप बताइए मेरे दोस्तों,
इस हजारों साल की गुलामी को झेलते झेलते एक बार अगर आपको और हमको इस देश कोरोना वायरस से तो एकदम से डंप हो गया, लेकिन उसके पहले मैं फरवरी तक की बात कर रहा हूं, तो 6 सालों का रिकॉर्ड, 6 सालों में इस आदमी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही आपने किसी एक मामले में, आप एक मामला, कोई भी मामला बताइए, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, भूखमरी 55 पोजीशन पे थी 2013 से पहले, और इस आदमी के चलते 103 पोजीशन पे भारत पहुंच गया। बांग्लादेश, ढाका या बांग्लादेश और श्रीलंका, नेपाल से भी पीछे चला गया भूखमरी में ये देश। और फिर भी आपकी नींद नहीं टूट रही है, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप किसके साथ खड़े हैं। आप किस मुंह से, आप इंसान हैं या जानवर? किस मुंह से आप मोदी 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 का नारा लगाते हैं, बोलते हैं? किस मुंह से आप उसके लिए हमें गाली देते हैं, या हम जैसे लोग जो सवाल उठाते हैं उनको गाली देते हैं? आपके पास कोई तर्क है? या मैं जो सवाल कर रहा हूं उन सवालों का जवाब है? नहीं है तो कैसे देते हैं? क्या आप इंसान हैं? कैसे मान लूं कि आप इंसान हैं? और क्यों न कहूं कि आप पूंछ वाले हैं, आप सिर्फ हिलाना जानते हैं, आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका मालिक हत्यारा है, बलात्कारी है, चोर है, डकैत है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपका मालिक वो है, इसके लिए आप पूंछ हिलाते हैं। क्या फर्क पड़ता है आप में और जानवर में? अगर ये सब देख करके एक सवाल नहीं पूछ सकते, अगर ये देख करके ये सब आवाज नहीं उठा सकते, तो क्या फर्क पड़ता है आप में और किसी जानवर में, पूंछ हिलाने वाले जानवर में? मैं जिस जानवर की बात कर रहा हूं उसका नाम लेना अच्छा नहीं लगता, इसलिए नहीं ले रहा हूं। आप अंदाजा लगा लीजिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, किसानों की आत्महत्या है आज पूरा देश। अब चलिए कोरोना वायरस के बाद की बात कर लो, पूरा देश ठप हो चुका है। आपका प्रधानमंत्री, बेशर्म प्रधानमंत्री, नई शिक्षा नीति लेके आता है और लोगों से ताली बजाओ। आप जानवरों की तरह तालियां बजाते हैं, उस पर बहस करते हैं, लेकिन ये सवाल नहीं पूछते कि आज 1 साल से, आज 6 महीने से पूरी शिक्षा व्यवस्था ठप पड़ी है। कौन पढ़ रहा है? कौन सा स्कूल खुला है? कौन सी शिक्षा नीति लागू है? आप ये सवाल नहीं पूछेंगे। फिर आप में और एक उस जानवर में जो पूंछ हिलाता है, क्या फर्क पड़ता है? क्या अंतर रह जाता है? आप बताइए, कौन सी इस शिक्षा नीति का क्या करोगे? अचार डालोगे, आसन बना के उस पर बैठोगे? लेकिन आपका प्रधानमंत्री शिक्षा नीति लाता है, आपसे तालियां बजवाता है, बजा लो। अब उस शिक्षा नीति को किस स्कूल में लागू करवाएगा जिसमें नरेंद्र मोदी पढ़ा था? आपका नरेंद्र मोदी, आपका प्रधानमंत्री एक भी स्कूल, एक भी एम्स, एक भी कोई भी शिक्षा व्यवस्था में एक कदम भी आपका प्रधानमंत्री आगे बढ़ा? इन 6 सालों में एक भी स्कूल ओपन किया, एक भी कॉलेज ओपन किया? क्या किया बताओ? एक फ्रॉड किया, एक फ्रॉड। जिसका नहीं स्कूल था, न कॉलेज था, जियो यूनिवर्सिटी लागू कर दिया, उसको हजारों करोड़ रुपया दे भी दिया। एक फ्रॉड। आज के ये विनाश की लीला है। मेरे दोस्तों, आपको एक भव्य मंदिर के सपने दिखाए जा रहे हैं, और उस वक्त में सपने दिखाए जा रहे हैं, उस वक्त में उस भव्य मंदिर के बनाने की भूमि पूजन किया जाता है जिस वक्त इस देश के सारे मंदिरों के दरवाजे बंद हैं, और वो भी आपके प्रधानमंत्री के कारण। आप एक भी सवाल नहीं पूछते, रे दुष्ट, रे पापी, तेरे कारण तो पूरे देश का सारा मंदिर ही बंद है। तेरी नीतियों के चलते, तेरे कुकर्मों के कारण, तेरे पाप के बोझ से ये देवभूमि भारत दबती जा रही है।
लोग मरते जा रहे हैं, महामारी से जूझ रहे हैं, और आज तू एक भव्य मंदिर का सपना दिखा रहा है इस देश को। मेरे दोस्तों, यह मैं चैलेंज करता हूं, क्योंकि आपका प्रधानमंत्री, आपका नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस देश की राजगद्दी पर बैठा, इस देश का यह हाल हुआ है। इसी कारण, मात्र इसके बैठने से, और अब आपका प्रधानमंत्री उस भूमि का पूजन किया है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आज 5 अगस्त 12 बजे तक जितने भी जीव की बात नहीं करूंगा, जितने भी मनुष्य इस धरती पर पैदा हो चुके थे, उनकी मृत्यु के बाद ही उस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो पाएगा। भगवान श्री रामलला तभी प्राण प्रतिष्ठित रूप से वहां तभी विराजमान होंगे जब इस धरती के सारे पापी नष्ट हो जाएंगे, मेरे सहित। और सबके मरने के बाद तब उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन इस समय जितने मनुष्य हैं, उनके मरने के बाद, क्योंकि एक पापी ने भूमि पूजन किया है, उस पापी का मरना तय है। आपका मरना तय है, हमारा मरना तय है, इस देश का खत्म होना तय है एक न एक दिन। लेकिन जो एक झूठा, जो एक षड्यंत्रकारी, जो आपका प्रधानमंत्री आपको एक सपना दिखाता है, और उस सपने के ठीक उसी समय अभी जब भारत के सारे मंदिरों को बंद कर दिया गया है, कोई भी मंदिर खुला है आप जाइए, बालाजी का मंदिर, पद्मनाभा मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, कोई भी मंदिर खुला है, कहीं जाकर के आप दर्शन कर सकते हैं। सारे मंदिर जब बंद कर दिए गए हों इस अपामादि के पाप से, उस समय आपको एक मंदिर का सपना दिखाया जाता है और एक मंदिर का ड्रामा रचा जाता है। क्या यह सफल होगा? सवाल ही नहीं उठता। यह रहा आपके इस देश को इस देश को विनाश की ओर ले जाने की कहानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। अब आप से मैं जो मैंने ये कहा कि क्या भारत फिर से आपकी भारत मां की भूमि, या आपकी भारत मां फिर से गुलामी की जंजीरों में जकड़ने जा रही है? तो मैं कहता हूं हां। आप जानते हैं इस देश को इस तरह से ब्रूटली लॉकडाउन क्यों किया गया? क्योंकि इस देश के उत्पादन को खत्म कर दिया जाए, इस देश की जीडीपी को तहस नहस कर दिया गया। आज अगर आपको एक चश्मा चाहिए, एक गमछा चाहिए, कोई भी एसेंशियल चीज जो आपकी जरूरत है, वो देश में बनना बंद हो चुका है। धीरे धीरे जो पुराने स्टॉक्स हैं खत्म हो रहे हैं, उत्पादन कहीं हो नहीं रहा है। तो परिणाम क्या होगा मेरे दोस्तों? फिर आपका प्रधानमंत्री कहेगा कि आज हमें देश को बचाना है, देश को बचाने के लिए हमें चाइना से सामान मंगाना ही पड़ेगा, और यह बोलकर वो चाइना से सामान मंगाएगा और चाइना का कर्जदार बनता जाएगा। देश के सारे उत्पादनों को खत्म करके चाइना के हवाले देश को कर देगा। यह देश आज फिर से एक बार गुलामी की जंजीरों में जकड़ने जा रहा है। यह देश फिर से एक बार गुलाम होने जा रहा है। नहीं बचा सकते। अगर यह आदमी प्रधानमंत्री रहा, अगर यह आदमी उस कुर्सी पर बैठा रहा, तो इस देश को नहीं बचाया जा सकता।
इस देश को गुलाम होने से नहीं बचाया जा सकता। एक तरफ आपसे यह कहा जाता है कि लोकल का ओकल बनिए, और दूसरी तरफ आपके देश में बनने वाले सारी चीजें या इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, जितने रोड, सेफ्टी, जो भी, सब कुछ विदेशियों के हाथों सौंपा जा रहा है, उनसे वो काम लिया जा रहा है। तो आपका क्या होगा? क्या यह गुलामी की ओर जाना नहीं है? और गुलामी की ओर का सबसे बड़ा प्रमाण है कि अगर आपका रुपया गिरता ही जा रहा है, आप गुलाम होते जा रहे हैं। देश आज 50% ज्यादा दुनिया का कर्जदार हो चुका है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी के हाथों कर्ज लिया गया है। इस कर्ज को नहीं चुकाओगे आप, और इस कर्ज को अगर चुकाओगे तो कैसे चुकाओगे? क्या आप अपनी आजादी बेचकर नहीं चुकाओगे? आज अगर आप बैंकों में पैसा लेने जाते हैं, बैंकों से पैसा मांगते हैं, उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, तो आपको बैंकों की सारी शर्तें माननी पड़ती है। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार से, अंतरराष्ट्रीय दुनिया के देशों से, दुनिया के लोगों से अगर आपका प्रधानमंत्री पैसा उधार ले रहा है, तो उनकी शर्तें भी माननी पड़ेगी। और उनकी शर्तें यह भी हो सकती हैं कि भारत अमेरिका और चीन का उपनिवेश बने, तो आप गुलाम नहीं होंगे। क्या गुलाम नहीं होगा? आप आजाद रहेंगे और देश गुलाम हो जाएगा। इस देश को जरूरत होते हुए भी कर्जे से पाट दिया आपका प्रधानमंत्री, तो क्या आप गुलाम नहीं हो रहे हैं? गुलामी किसको कहते हैं मेरे दोस्तों? भारत आज गुलामी की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि भारत आज कर्ज पे कर्ज लेता जा रहा है, कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए कर्ज ले रहा है। और यह परिणाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी की नीतियों का। भारत गुलाम होगा, भारत गुलाम हो जाएगा। आप गुलामी की तैयारी कर लो, आप गुलामी में जीना सीख लो। और मेरे दोस्तों, मैंने जिंदगी में मैंने कम से कम सैकड़ों, हजारों वीडियो आपको ऐसा मिल जाएंगे जिसमें मैंने यह साबित किया है कि इन्हीं गुजरातियों ने इस देश को, हजारों साल में इस देश को कई बार गुलाम बनाया है। इनकी दलाली के चलते ही आज फिर एक बार देश गुलाम बनने की कगार पे पहुंचा है। देश गुलाम होने जा रहा है। अंग्रेजों के दलाल भी गुजराती थे, मुगलों के दलाल भी गुजराती थे, फ्रेंच के दलाल भी गुजराती थे, डच के दलाल भी गुजराती थे, पुर्तगालियों के दलाल भी गुजराती थे। और उसी गुजराती के हाथ में आज देश की सत्ता है, जो देश को गुलामी की ओर धक्के दे दे करके ले जा रहा है। यह बात मैं कई बार बोल चुका हूं, इतिहास उठा के देख लो। फिर से वो एक बार मैं आपको दोहरा देता हूं। 1000 साल के इतिहास को आप पढ़ लीजिए। जितने भी बाहरी आक्रमणकारी आए हैं, वो सारे के सारे गुजरात से आए हैं। चाहे डच हो, फ्रांसीसी हो, जर्मन हो, चाहे वो मुगल हो, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो पुर्तगाली हो, सभी गुजरात से ही आए हैं। क्यों आए गुजरात से? आखिर क्या बात है गुजरात में? आखिर गुजराती ही क्यों? आखिर यह देश गुजरातियों के द्वारा ही बार बार गुलाम क्यों बनता है? आज एक बार देश फिर गुलामी की ओर बढ़ रहा है, तो वो गुजराती का ही नेतृत्व है। तो क्या देश बार बार इतिहास को दोहराता जा रहा है और इतिहास से देश के लोग कुछ सीख नहीं रहे? एक बार फिर मेरे दोस्तों, इन्होंने न इतनी बार, एक बार फिर देश गुलाम होने जा रहा है और उसका श्रेय एक गुजराती को जाएगा। अब शहर से उसे स्वीकार भी कर लेंगे, हो सकता है। आपका क्या विवेक है, क्या सोच है, मैं नहीं जानता, लेकिन आगे सोचिए, आगे बढ़िए। आप प्रमाण लीजिए। 1000 साल के इतिहास में क्या किसी प्रतिकारी योद्धा का नाम आप बता सकते हैं जो गुजराती हो और जो विदेशियों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी हो? बताइए। क्या कोई भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद,
महारानी लक्ष्मीबाई, अशफाक उल्लाह खां, किसी भी योद्धा का नाम बता सकते हैं जो गुजरात से हो, जिसने अपने प्राणों की आहुति दी हो इस देश को बचाने के लिए? मैं पीछे नहीं जाता, मैं उसके पहले का छोड़ देता हूं, मैं अंग्रेजों के बाद की ही बात सोचता हूं, जहां 7.5 लाख आपके क्रांतिकारी मारे गए थे। उस 7.5 लाख में एक भी नाम बताइए आप, किसी मोदी का, किसी शाह का, किसी पारेख का, किसी मेहता का, किसी चौकसी का है नाम? कोई है जिसने अपने प्राणों की आहुति दी हो, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी हो, अपने जान गंवाए हो? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो दलाल होते हैं, ये देश बेचना जानते हैं, ये देश की रक्षा के लिए प्राण कहां से गंवाएंगे, ये देश के लिए शहीद कहां से होंगे? और 1947, जाने दीजिए पुराने इतिहास को, आपको आज का इतिहास बता देता हूं, आप वही सुन लीजिए, या आप ढूंढ लेंगे, आप मारिए, गूगल कीजिए, या अपने प्रधानमंत्री से सवाल कीजिए। आपका प्रधानमंत्री तो बोला, अयोध्या से बोलता है आपका प्रधानमंत्री कि देश के कोने कोने से लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर जिस तरह इस देश की आजादी को दिलाया, देश को आजाद कराया, उसी तरह हम राम जन्मभूमि मंदिर के लिए आजादी लड़े, कोने कोने से लोग लड़े और आजाद कराए। तो सवाल उठता है, तो चलिए अब पूछ लीजिए अपने प्रधानमंत्री से कि देश के कोने कोने से, मानता हूं कराची से, ढाका से, लाहौर से, सब जगह से लोग लड़ रहे थे, हिंदू और मुसलमान, 30% मुसलमानों की सहभागिता है आपके आजादी की लड़ाई में। लेकिन आप एक गुजराती का नाम बताइए जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी हो, शहादत दी हो, क्रांतिकारी हो, बताइए आप। आपका प्रधानमंत्री इतने बड़े मंच से बोलता है बड़ी 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 बातें रामचरित्र के बारे में बोल करके, और फिर एक भी बात, एक भी शब्द उसके मुंह से निकलता है, पूछता, बताता है कि सब जगह का नाम भी लेता है, यहां से वहां से वहां से। बोला वो उसने गुजरात से ये आए थे, वो आए थे, इन्होंने लड़ा, वो गुजराती। बताइए उन्होंने कोई नाम बोला था क्या? बोलते बोलते तो आपका अनपढ़ प्रधानमंत्री सड़ गया, बोलते बोलते गुरु गोविंद से गोविंद रामायण लिखवा दिया। भाई चलो, वो तो मूर्ख है ही है, वो तो अनपढ़ है ही है, वो गंवार है, ये तो हम भी जानते हैं। आप जानो या ना जानो, एक दिन समझोगे। लेकिन अब आप बताइए कि एक भी क्रांतिकारी भारत को आजाद कराने में अपनी शहादत नहीं दिया है जिसका नाम मोदी हो, शाह हो, पारेख हो, मेहता हो, बताइए, चौकसी हो, नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। उनका नाम है, वो जिसके लिए जाने जाते हैं, जो आज कर रहे हैं, उसका वहां उनका नाम है, उनका नाम है। 1947 से लेकर आज तक जितने भी वेल ऑर्गेनाइज क्राइम हुए हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल घोटाले हुए हैं, बैंकिंग फ्रॉड हुए हैं, सारे के सारे गुजरातियों ने किए हैं। हर्षद मेहता हो, मेहता हो, पारेख हो, केतन पारेख हो, जितने भी भारत में वेल ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड और बैंकिंग घोटाले हुए हैं, सारे के सारे गुजरातियों ने किया है। क्यों नहीं है? गुजरातियों का नाम तो है। अब इससे बड़ा क्या नाम लोगे आप? आपको कौन सा प्रमाण चाहिए बताइए? आप बताइए कि भारत में एक भी, जितने भी 90% फ्रॉड, 90% ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, 90% गुजरातियों ने किया है, मेहता ने किया है, मोदी ने किया है, शाह ने किया है, पारेख ने किया है। नहीं किया है? आप बताइए। नहीं किया है तो मेरा जवाब दीजिए। और अगर किया है तो आप मोदी से उम्मीद कैसे कर सकते हैं मेरे दोस्तों? अगर आपने स्वीकार कर लिया है, आपने ठान लिया है कि आपको गुलाम होना है, आपने स्वीकार कर लिया है कि आपको मोदी के हाथों मरना है, ठीक है, मर जाइए। हम क्या करेंगे? कितना बचाएंगे? हम तो जागरूक, हम तो आपके सामने तथ्य ही ला सकते हैं। सोचना तो आपको है, करना तो आपको है।
तो 1947 के बाद से लेकर के जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल क्राइम हुए हैं वो सारे के सारे गुजरातियों ने किए हैं। इसके सारे प्रमाण आपको मौजूद हैं। अब कौन सा प्रमाण आपको चाहिए? क्यों नहीं किया है? गुजरातियों ने किया है। भले ही गुजरातियों ने क्रांति में भाग नहीं लिया, भले ही गुजराती दुनिया के आक्रमणकारियों को बुलाया और देश को गुलाम बनवाया, लेकिन गुजरातियों ने किया है। इस देश को बर्बाद किया है। देश की गरीबी, देश की बेरोजगारी, देश की भूखमरी के लिए गुजराती जिम्मेदार। आज भारत के संसाधनों पर, भारत के पूरे संसाधनों पर 85% अकेले गुजरातियों का कब्जा है। अडानियों, अंबानियों, चौकसियों, मेहुलों, मोदियों का कब्जा है। तो कौन है जिम्मेदार भूखमरी के लिए? कौन है जिम्मेदार बेरोजगारी के लिए? कौन है जिम्मेदार मौतों के लिए? कौन है जिम्मेदार किसानों की आत्महत्या के लिए? कौन है? मेरे दोस्तों, आगे बढ़िए और आपको एक बात बताता हूं। चलिए, ये तो बता दिया कि वो करते क्या है, कर रहे हैं, लेकिन फिर एक बार उनकी राष्ट्रीयता पर मैं एक बार फिर सवाल उठाता हूं। 1947 से लेकर आज तक किसी बॉर्डर से किसी गुजराती शहीद का, किसी मोदी का, किसी पारेख का, किसी मेहता का, किसी शाह का जनाजा आपने गुजरात जाते देखा है क्या? देखा है तो बोलो, देखा है क्या? कभी किसी गुजराती को शहीद होते आपने? पुलवामा में 44 सैनिक मारे गए थे, उसमें गुजराती था, मोदी था, शाह था, पारेख था। 22 सैनिक आपके मारे गए अभी गलवान घाटी में। कोई था? मोदी था, शाह था, पारेख था, मेहता था, चौकसी था। बोलिए ना, क्या याद करके बताइए। आपकी जो भी उम्र है, अपनी उम्र के अनुसार याद करके बताइए। क्या आपने कभी सुना है, कभी देखा है, कभी जाना है कि किसी मोदी, किसी शाह, किसी पारेख, किसी मेहता ने अपने प्राणों की आहुति दी हो किसी सीमा पर, और उसका जनाजा गुजरात जाते आपने देखा है क्या? नहीं ना। तो इस देश को दिया है मोदी ने, इस देश को, मोदी के डीएनए ने इस देश को दिया है गुलामी, इस देश को दिया है भूखमरी, इस देश को दिया है बेरोजगारी, इस देश को दिया है गरीबी, इस देश को दिया है किसानों की आत्महत्या, इस देश को लूटा है और 85% संसाधनों पर कब्जा किया है ना गुजरातियों ने। अच्छे अच्छे काम किए, यह अच्छे काम है। तालियां बजाइए, आपको बजानी चाहिए तालियां। नरेंद्र मोदी के नाम पर ताली बजाइए और मोदी मोदी का नारा लगाइए। और थोड़ा सा आगे बढ़िए मेरे दोस्तों। आज भी बताइए, अडानी, अंबानी, मोदी, शाह, पारेख, मेहता के अलावा किसी का बिजनेस पनप रहा है क्या? आप अपने घरों में बैठे हो, कब तक भूखे मरोगे? मर जाओगे। कोरोना वायरस मारे ना मारे, आप भूख से मरोगे। अगर मोदी उसी कुर्सी पर बैठा रहा तो आपकी, हमारी, इस देश के आम आदमी की मौत तय है। एक पापी जब सत्ता पे बैठता है तो उसके पाप की छाया पूरे देश पर पड़ती है, उसके पाप की कीमत पूरे देश को चुकानी पड़ती है, पूरे देश के देशवासियों को चुकानी पड़ती है, क्योंकि उस पाप का भागीदार होता है। आपने एक पापी से एक गलत मुहूर्त में, एक गलत समय में, जिस समय कोई एक छोटा सा गृह निर्माण नहीं करता, शास्त्र के अनुसार आप देख लीजिए, आप और उस समय आपका पापी, अधर्मी राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन करता है। बनाइए आप मंदिर, मैं भी रहूंगा, आप भी रहोगे, मैं नहीं रहूंगा लेकिन हमारी बातें रहेंगी। ये शब्द याद रखना, ये बातें याद रखना। कम से कम इस धरती पर जो जितने लोग आज पैदा होकर जिंदा हैं, उनके मरने के बाद ही वहां प्राण प्रतिष्ठा होगी भगवान श्री राम की, क्योंकि जाने अनजाने हम सभी ने उस पाप के भागीदार बने हैं। एक पापी के हाथों भूमि पूजन करवा करके एक पाप के भागीदार बने हैं, तो उसकी कीमत आपको, आपके आगे आने वाली पीढ़ी को चुकानी ही पड़ेगी। चुकाओगे,
दोस्तों, गंभीरता से सोचिएगा, अब विचार कीजिएगा, इस देश को बचाने के बारे में सोचिए। जब तक मैं कहता हूं, मांगिए, सोशल मीडिया में मिशन चलाइए, विजन चलाइए, नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगिए, वरना मरने के लिए तैयार रहिए। और आपका प्रधानमंत्री तो अब ताली भी नहीं बजवाता, थाली भी नहीं बजवाता, आपसे टॉर्च भी नहीं जलवाता, तो आप बचोगे कैसे? आप तो मरने के लिए छोड़ दिया उसने। तो क्या आपने भी स्वीकार कर लिया, चलो अब हम मर ही जाते हैं? अगर आपने स्वीकार कर लिया तो ठीक है, मरिए। अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी का विरोध कीजिए। एक पापी का विरोध करना अधर्म नहीं है। आप धर्म कार्य करेंगे। उस आदमी का इस्तीफा मांगिए, उसको उस कुर्सी से हटाइए। जब तक वो कुर्सी पर बैठा रहेगा, कारण चाहे जो भी हो, लोग मरते रहेंगे। आपने देखा, कहीं बाढ़ से मर रहे हैं, कहीं भूख से मर रहे हैं, कहीं बिजली से मर रहे हैं, कहीं गैस रिलीज होने से मर रहे हैं, कहीं हवाई जहाज उतर जाता है। केरला में आपने देखा, हवाई जहाज उतर गया, फिर उसका एक्सीडेंट हो गया और मर गए। ये कहते हैं अकाल मौतें, पाप द्वारा प्रदत्त मौतें, पाप के परिणाम की मौतें। यह है पाप के परिणाम की मौतें। नरेंद्र मोदी के पाप से जो पाप का जो परिणाम आ रहा है, उसकी मौतें हैं। वरना बाहर हवाई जहाज उतर जाता है, उसके बाद फिसल के लोग मर जाते हैं, ट्रेन से लोग कट के मर जाते हैं, जा रहे हैं अपने घरों को, एक्सीडेंट से मारे जाते हैं। अब अभी तो कुछ नहीं मेरे दोस्तों, अभी भूख से इतने जितने मर गए ना, 40,000 मर गए। मैंने ये बात बहुत पहले कही है, जितने लोग कोरोना वायरस से मरेंगे, कोरोना वायरस के नाम पे मरेंगे, उसका 100 गुना, अगर 40,000 मतलब उसका 100 गुना, उसमें 2 शून्य और बढ़ा दीजिए, कितना होता है? 4 करोड़। मरेंगे। चालीस 40,000 पर 2 शून्य कितना बढ़ाओगे? 100 गुना करने के लिए 2 शून्य बढ़ा दो, मेरे ख्याल से 40 लाख मरेंगे। मरेंगे। और जब इतने मरेंगे तब आपके घरों में भी मौतें होंगी। शायद आपके घरों तक कभी नहीं पहुंचा होगा, आपके घरों में कोई नहीं मरा होगा, लेकिन तब मरेगा। और रो भी नहीं पाओगे, किसी से कह भी नहीं पाओगे, किसी को बता भी नहीं पाओगे। यहां तक कि लाशें भी आपको नहीं मिलेंगी। और लाशों के, आपके परिजन के लाशों से किडनी, हार्ट, जो भी पार्ट्स हैं वो भी निकाल कर बेच लिए जाएंगे। यह है मोदी का व्यापार। मोदी ने अंतरराष्ट्रीय मंच से कहा था कि मैं गुजराती हूं, मेरे खून में व्यापार है। तो एक गुजराती जब उसके खून में व्यापार हो तो व्यापार है। आपके मौत से व्यापार है। आप मरोगे, आपकी किडनी बेची जाएगी, व्यापार है। आपका दिल निकाल कर बेचा जाएगा, व्यापार है। आपका खून भी निकाल लिया जाएगा, व्यापार है। आपके अंग अंग काट कर निकाल लिए जाएंगे, व्यापार है। और हो रहा है, और कोरोना वायरस की आड़ में हो रहा है। आपको दिखाया भी नहीं। आपको तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही जाने के लिए, देखने के लिए। तो क्या करोगे? अपने छोड़ दो, अपने परिजनों को, मर जाने दो। मरने के बाद उनके अंग अंग को व्यापार में बिक जाने दो बाजार में। यह है मोदी का व्यापार। दोस्तों, देश, मैंने कहा कि देश गुलामी की कगार पे पहुंच रहा है। गुलाम होगा जब देश का उत्पादन बंद हो चुका है, जब देश में बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी बंद हो चुकी है, जब देश के बैंक बिक रहे हों, जब देश के सारे इंस्टीट्यूशन बिक रहे हों, जब देश का रेलवे बिक रहा हो, जब देश सब कुछ बेचा जा रहा हो प्राइवेटाइजेशन की आड़ में, आप आजाद कैसे रहेंगे? आपको क्या पता है कि आपके रेलवे अडानी खरीद रहे हैं, तो अडानी इनडायरेक्टली चीन को नहीं बेच रहे हैं? आपको क्या पता है कि अंबानी अगर खरीद रहे हैं तो अंबानी इनडायरेक्टली अमेरिका को नहीं बेच रहे हैं? इसका अर्थ होता है कि आप अमेरिका और चीन के गुलाम बनने जा रहे हैं। तो इस देश को आपको
भारत माता को फिर से एक बार गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए आपको देखना पड़ेगा। आपको तैयार रहना पड़ेगा फिर से एक बार गुलामी की त्रासदी झेलने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे कल शाम किसी भी समय, जब भी संभव हो पाएगा हम आपसे मुखातिब होंगे। इस समय हम टाइम तय नहीं कर सकते मेरे दोस्तों, बता नहीं सकते। हमारी मुलाकात होगी रोज, लेकिन कब होगी ये नहीं बता सकते इसके लिए, क्योंकि यहां भी तो बहुत से प्रॉब्लम है। हम इस समय उत्तर प्रदेश में हैं, और उत्तर प्रदेश का मतलब ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कब आपको बिजली आएगी, कब आपके मोबाइल चार्ज होंगे, कब आपका जियो नेटवर्क मिलेगा। यहां वो भी थोक के भाव नहीं मिलता, जब उनको मर्जी होती है तब देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट